जय हिंद बच्चों। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं टोटल आपसे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आप लोग इस सब क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करना और आप लोग बताना कि आपका कितना सही होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ऑप्शन आप लोग देखिए 1, 2, 3 या फिर 4। तो आप लोग कमेंट करिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग इसका इंफॉर्मेशन देख लो। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कांच की झिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसका देखो, श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है जिसे विक्षेपण कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट, कूलाम, वॉट या फिर एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। हम लोग बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। जूल, ओम, वोल्ट या फिर एम्पियर। तो प्रतिरोध यानी कि V बराबर आई आर, आर बराबर V बटा आई। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो से हम लोग को डीसी करंट और एसी करंट दोनों प्राप्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। 7वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। जहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग की आँख पे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किस धातु का बना होता है। लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का या फिर एल्युमिनियम का। तो जो बल्ब में जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि जो विद्युत हीटर होता है उसमें उसका जो तार रहता है हीटर का वो किस धातु का बना होता है। 9वां क्वेश्चन देखो आप लोग। 9वां क्वेश्चन है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। आई बराबर वी आर, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, आर बराबर वी आई। तो ओम का नियम का गणितीय रूप है ऑप्शन नंबर सी, वी बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन है कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो बोल रहा है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस मतलब जो प्रकाश को फैलाता है और अभिसारी लेंस जो प्रकाश को एक बिंदु पे इकट्ठा करता है। तो अवतल लेंस हो जाएगा इसका सही जवाब। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्मा शोषी।
तो श्वसन है एक, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 या फिर NaOH। तो देखो आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि बेकिंग सोडा और एक धोवन सोडा। तो आप लोग याद रखना कि बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का है NaHCO3 और धोने वाला सोडा का है Na2CO3। तो इसका 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप लोग, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, पारा, तांबा या फिर एल्युमिनियम। तो जो पारा है वो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर Cl2। तो शून्य समूह हम लोग बोलते हैं वर्ग 18 को, हम लोग बोलते हैं शून्य समूह। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीलियम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, विद्युत अपघटन या फिर मिश्र धातु बनाना। तो लोहे को जिंक से लेपित करने को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या होता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उसे जिंक से लेपित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 है कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु। तो कार्बन है अधातु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फिर एल्युमिनियम। तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे आप लोग देख लो, बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, इसी से व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? H2SO7, H2SO4, H2SO3 या फिर H2S। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत जो बैटरी में, कार की बैटरी, ये सब में हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल या फिर पीतल। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं सोल्डर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं यानी कि चैम्बर? 2, 3, 4 या फिर 5। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 है किसोपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर सही सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी उपयोगी है, क्लोरोफिल भी और सूर्य का प्रकाश भी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, उपयुक्त सभी। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस या फिर मूत्रवाहिनी। तो किडनी है, किडनी का संरचनात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। और अगर पूछेगा मस्तिष्क का संरचनात्मक इकाई तो वो हो जाएगा न्यूरॉन। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है? घेंघा, मधुमेह, बौनापन या फिर रक्तचाप। तो इंसुलिन की कमी से होता है घेंघा रोग और इसको ठीक किया जाता है आयोडीन से। सॉरी गाइज, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग।
ये आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 25 देखो, 25 है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो मुकुलन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या फिर लेशमानिया में, किस में होता है। तो हो जाएगा ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसमें शरीर को एक उभार निकलता है जो बाद में अलग होकर नया जीव बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, मानव शरीर में डायलिसिस थैली का कार्य कौन करता है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस थैली का कार्य करता है नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 27 देखो आप लोग, 27 है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा या फिर जड़ द्वारा। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। प्रश्न संख्या 28 है कि मानव नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो जो शुक्राणु का निर्माण होता है आपके वृषण में, टेस्टिस में, गर्भाशय, अंडाशय ये सब तो महिला जननांग का भाग है। प्रश्न संख्या 29 है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिकम या फिर जिबरेलिन। तो आप लोग इसका कमेंट में बताना आंसर, कौन सा हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। लास्ट क्वेश्चन देखो, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, खारा जल, गंदा जल, साफ जल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है गंदा जल में पनपता है। तो आप लोग का 30 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया। आप लोग, मैंने जो जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप लोग कमेंट करो, कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।